Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Noor School and College Mansehra for online class of physics grade 11. Dear students, today we are going to discuss the topic resonance. First of all, let me tell you the definition of resonance. Resonance is the phenomena of increasing the amplitude of a vibration or oscillation by the application of a periodic force is called resonance. पहले रेजोनेंस की ज़रा डेफिनेशन आप समझ जाएं कि रेजोनेंस वो फिनोमेना है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाता है जब उसके ऊपर एक कांस्टेंट पीरियोडिक फोर्स बार बार लग रही हो। तो देखें, रेजोनेंस वो फिनोमेना है जिसमें किसी वाइब्रेशन करती हुई चीज़ या ऑसिलेशन परफॉर्म करती हुई चीज़ का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है जब उसके ऊपर एक पीरियोडिक फोर्स लगती रहे, तो इस फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। The phenomenon of increasing the amplitude of a vibration or oscillation by the application of a periodic force is called resonance. ठीक है, हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो रेजोनेंस के ज़ुमरे में आती हैं। तो ये तो रेजोनेंस की डेफिनेशन है। अभी हम इसकी रीज़न डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ रेजोनेंस, के रेजोनेंस की क्या रीजंस हो सकती हैं। तो इसकी रीज़न देखें। व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वन बॉडी मैचेस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर बॉडी, देन द वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ वन बॉडी कॉजेज the other body to vibrate or oscillate automatically. Dear students, इसका मतलब ये है कि आप दो बॉडीज़ को कंसिडर करें, एक बॉडी है और एक दूसरी बॉडी है। फॉर एग्जांपल ये पेंडुलम हो सकते हैं। पेंडुलम में फ़र्ज़ करें ये ए पेंडुलम है, ये बी पेंडुलम है, ये सी पेंडुलम है, ये पेंडुलम डी है। अब देखें, हम जानते हैं कि हर पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इसके लेंथ पर डिपेंड करती है। तो अब चूंकि पेंडुलम ए और पेंडुलम बी इन दोनों की लेंथ सेम है, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड भी आपस में क्या होगी, सेम। इसी तरीके से पेंडुलम सी और डी को अगर आप देखें तो इन दोनों पेंडुलम्स की लेंथ इक्वल है, तो इस वजह से इन दोनों पेंडुलम्स की टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अच्छा, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आप इस चीज़ को समझें। मैं आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात बता रहा हूं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी भी ऑसिलेटिंग या वाइब्रेशन करने वाली चीज़ की वो कुदरती या नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिससे वो चीज़ वाइब्रेट होती है। आप अगर ए और बी को कंसिडर करें, इन दोनों की अपनी फ्रीक्वेंसीज होंगी और सी और डी की अपनी फ्रीक्वेंसीज होंगी, क्योंकि ए और बी की आपस में लेंथ इक्वल है, सी और डी की आपस में लेंथ इक्वल है, लेकिन ए बी की लेंथ सी डी के बराबर नहीं है, उससे कम है। तो ए बी की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी और सी डी की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इन फ्रीक्वेंसीज को नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो जब एक बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी दूसरे के साथ मैच हो जाए तो एक ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन दूसरे को ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन पे मजबूर कर देती है। यानी जब दोनों बॉडीज़ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो, एक जैसी हो, तो आप एक में वाइब्रेशन या ऑसिलेशन प्रोड्यूस करें, दूसरे बॉडी में ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन या ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो जाती है। इस फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं और ये इसकी रीज़न है। रीज़न में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी या तो सेम होनी चाहिए बिल्कुल, या फिर एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे के साथ इंटीग्रल मल्टीपल हो। देखें, ये कंडीशन है, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज शुड बी इक्वल और इंटीग्रल मल्टीपल्स। F1 इज इक्वल टू F2। फ़र्ज़ करें F1 एक बॉडी की फ्रीक्वेंसी है और F2 दूसरी बॉडी की फ्रीक्वेंसी है और दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे देखें, दो पेंडुलम्स हैं, पेंडुलम A और पेंडुलम B। अब चूंकि पेंडुलम A और पेंडुलम B की लेंथ आपस में इक्वल है, तो जिस फ्रीक्वेंसी से A वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, उसी फ्रीक्वेंसी से B भी वाइब्रेट या ऑसिलेट करेगा।
तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। फ़र्ज़ करें इस ए की फ्रीक्वेंसी f1 और बी की फ्रीक्वेंसी f2, तो लेंथ इक्वल है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी इक्वल होगी। इसी तरीके से सी और डी की लेंथ इक्वल है तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज भी सेम होंगी। तो रेजोनेंस के लिए एक कंडीशन ये है कि दो ऑब्जेक्ट्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसीज आपस में हों इक्वल, या एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे का हो इंटीग्रल मल्टीपल, f1 इज इक्वल टू एन f2 वेयर n में बी 1 2 3 4। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें, फ़र्ज़ करें एक बॉडी की फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज़, तो एक दूसरी बॉडी है उसकी फ्रीक्वेंसी भी अगर 5 हर्ट्ज़ हो तो दोनों इक्वल हो जाएंगी, दोनों की 5-5। या आप ये समझें एक बॉडी की फ्रीक्वेंसी है 5 और दूसरे की है 10। अब 10 किसके इक्वल होता है? 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। देखें ये 5 तो सेम आ रहा है लेकिन 10 इज द मल्टीपल डबल ऑफ 5। 5 को डबल करें 10 आएगा। इसी तरीके से 15 जो है वो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 20 जो है वो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। यहाँ पे 1 2 3 4 अगर आप इनको देखें तो ये मल्टीपल्स हैं। क्लियर? तो इनमें बुनियादी कंडीशन ये है कि दो ऑब्जेक्ट्स उस वक्त रेजोनेंस परफॉर्म करते हैं जब उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज आपस में सेम होती हैं या वो मैच करती हैं। क्लियर? Dear students, this is the reason of resonance. Now let me tell you some examples कि हमारी डेली लाइफ में जो है वो एग्जाम्पल्स क्या हैं। पहले एग्जाम्पल है सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज के बारे में याद रखें, सस्पेंशन ब्रिज वो पुल होता है जो किसी नदी के ऊपर, समंदर के ऊपर हो, और आप एक ब्रिज को कंसिडर करें कि इस ब्रिज के ऊपर से सोल्जर्स मार्च करके जा रहे हैं, और सोल्जर्स का आपको पता है जब वो परेड करके जा रहे होते हैं या मार्च कर रहे होते हैं तो वो कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर जब सोल्जर्स बहुत बड़ी तादाद में जब कदम से कदम मिला के जा रहे होते हैं तो वो इकट्ठे राइट और लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट कदम लगा रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से ब्रिज के अंदर ऑसिलेशन या वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। और ये ख़तरनाक हद तक इस ब्रिज के वाइब्रेशनल जो एम्पलीट्यूड है या ऑसिलेशन की एम्पलीट्यूड है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ब्रिज के टूटने का ख़तरा होता है। तो देखें इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि सस्पेंशन ब्रिज वाले केस में व्हेन सोल्जर्स मार्च एंड मैच देयर स्टेप्स, जब सोल्जर्स जो हैं वो मार्च करते हैं या परेड करते हैं और वो अपने कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, इट कॉजेज रेजोनेंस इन सस्पेंशन ब्रिज। तो सस्पेंशन ब्रिज में ये रेजोनेंस प्रोड्यूस करते हैं। द ब्रिज स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद लार्ज एम्पलीट्यूड, वो ब्रिज जो है वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लग जाता है, जो ब्रिज के लिए ख़तरनाक होता है और ब्रिज के टूटने का ख़तरा होता है। इसलिए जो उस फ़ौज का जो कमांडर होता है वो फ़ौजियों को ये आर्डर देता है कि जब आप इस ब्रिज के ऊपर पहुँचें तो अपने कदम को, अपने स्टेप्स को आप ब्रेक करें, कदम से कदम मिला के ना चलें, ताकि ब्रिज के अंदर वाइब्रेशन पैदा ना हो जिससे ब्रिज टूटने का ख़तरा होता है। ओके, सेकंड एग्जांपल इज़ ट्यूनिंग ऑफ रेडियो। आपने रेडियो को किसी सिग्नल पे ट्यून किया होगा, तो हम जिस वक्त रेडियो को ट्यून करते हैं तो जब रेडियो के अंदर, रेडियो के सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर जो है वो फ्रीक्वेंसी बाहर सिग्नल वाली फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो हमें वो स्टेशन मिल जाता है। फ़र्ज़ करें रेडियो के एरियल को एक रेडियो सिग्नल टच कर रही है, ये रेडियो सिग्नल किसी एंटीना से आ रही है। फ़र्ज़ करें उसकी फ्रीक्वेंसी है 101 मेगाहर्ट्ज़। जब रेडियो के अंदर हम इसी फ्रीक्वेंसी को यानी 101 मेगाहर्ट्ज़ को मैच करेंगे तो हमें स्टेशन मिल जाएगा। तो इस वजह से इसको हम ट्यूनिंग ऑफ रेडियो कहते हैं। द ट्यूनिंग ऑफ रेडियो मीन्स बाय ट्यूनिंग ए रेडियो टू अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी द स्टेशन इज डिटेक्टेड व्हेन फ्रीक्वेंसीज ऑफ बोथ सिग्नल एंड रेडियो मैच। रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी और सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जब ये मैच करते हैं तो हम कोई स्टेशन पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो फिर हमें वो डेटा हमारे रेडियो को ट्रांसफ़र होता है। तो दिस इज़ ट्यूनिंग ऑफ रेडियो।
उसके बाद है माइक्रोवेव। घरों में आप लोगों ने माइक्रोवेव को यूज़ किया होगा कि माइक्रोवेव में हम लोग खाने को गर्म कर सकते हैं। वो किस तरीके से, देखें, जो भी खाना हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर पानी लाजमी होता है, चाहे वो चाय हो या आपके पास बिरयानी हो या मटन चिकन वगैरह जो भी हो, पानी उसके अंदर होता है। फूड हैज़ वाटर इन इट, हर खाने में पानी होता है। when frequency of oven या microwave matches the frequency of water, अब चूँकि खाने के अंदर जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ होती है। माइक्रोवेव को 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर सेट कर दिया जाता है। जब आप बटन दबाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है पानी के मॉलिक्यूल्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है उसके साथ मैच करती है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। और वाटर के मॉलिक्यूल्स जब वाइब्रेट होते हैं यानी वो मूव करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन उनमें होती है, तो इस वजह से वो पानी के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर राइज हो जाता है। जब पानी के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर राइज होगा तो उससे वो खाना भी पानी के साथ साथ गर्म हो जाएगा। Food has water in it when frequency of oven matches the frequency of water which is 2.4 gigahertz, then water molecules start vibrating with large amplitude, therefore food is cooked or it is warmed up। ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और इसमें एप्लीकेशन है जो मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, किडनी स्टोन्स ब्रेकिंग। गुर्दे के अंदर जो पत्थर होते हैं उनको ऑपरेशन के ज़रिए या तो निकाला जाता है या फिर अल्ट्रासोनिक के ज़रिए उसको तोड़ा जाता है। किडनी के अंदर, गुर्दे के अंदर जो स्टोन्स होते हैं, पहले चेक किया जाता है कि ये स्टोन किस मटेरियल के बने हुए हैं, फिर उस मटेरियल की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, उसी फ्रीक्वेंसी की जो है वो साउंड वेव उस पत्थर के ऊपर गिराई जाती है, जिससे वो पत्थर जो है वो रेज़ा रेज़ा होकर टूट जाते हैं और यूरेट्री के ज़रिए, पेशाब की नाली के ज़रिए वो रेत जो है वो किडनी से निकल जाती है। तो मेडिकल में इसी रेजोनेंस के फिनोमेना को यूज़ किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस। नाउ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये जो हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं इसकी नेचर क्या होती है, यानी इसकी इंपॉर्टेंट हम जो है वो एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज़ कांस्टेंट। नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। हर एक की अपनी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, चाहे वो पेंडुलम हो, वो रेडियो का सिग्नल हो, वो ब्रिज हो, या वो किडनी स्टोन की वाइब्रेशन हो, या वो माइक्रोवेव के अंदर खाने के अंदर पानी के वाइब्रेशन हो। हर चीज़ की अपनी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती। नेचुरल फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये बात याद रखें कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, यानी अगर हम किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं होती, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करें तो उनकी फ्रीक्वेंसी कम नहीं होती। तो आप ये कह सकते हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। देखें टेम्परेचर से क्या होता है, टेम्परेचर का फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं होता, टेम्परेचर से सिर्फ एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब हम किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर देते हैं, वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाती है, फ्रीक्वेंसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, ये जो हमारे पास रेजोनेंस का फिनोमेना है इसकी दो बड़ी टाइप्स होती हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। मैक्रो मीन्स लार्ज ऑब्जेक्ट्स, ये रेजोनेंस बड़े ऑब्जेक्ट्स पे भी इस्तेमाल होता है, और छोटे ऑब्जेक्ट्स जिनको माइक्रोस्कोपिक कहते हैं उनमें भी रेजोनेंस इस्तेमाल होता है। देखें, बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए तो हमने रेजोनेंस की एग्जांपल में ब्रिज की एग्जांपल ले ली, पेंडुलम की एग्जांपल ले ली,
और जो है वो स्विंग या झूले की एग्जांपल, जो आप अगर झूला अगर आप यूज़ करते हैं घर में अपने खेलने के लिए, तो देखें आप झूले पर बैठें और कोई आपको धक्का ना भी दे तो आप अपने झूले को ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है, आप जो है वो झूले पर बैठें, अपने पाँव को आगे पीछे हल्का हल्का वाइब्रेट करें, तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद आपका पूरा झूला जो है वो मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। तो आपने एक पीरियोडिक फोर्स अपने झूले को दी, किसकी मदद से, अपने पाँव की मदद से, तो वो झूले में भी वो रेजोनेंस की एग्जांपल आती है। और ये सारे एग्जांपल्स मैक्रोस्कोपिक लेवल के हैं। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक लेवल वो होता है जिसमें हम बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स, एटम्स और क्रिस्टल्स। तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स की एग्जांपल तो वो मैंने आपको माइक्रोवेव वगैरह, ओवन वगैरह में दे दिए। उसके अलावा जो है वो किडनी स्टोन्स में जिस तरह उन क्रिस्टल्स को तोड़ा जाता है तो वो डिस्कस हमने कर लिया। वो सब छोटे छोटे जो है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल्स में ये चीज़ें आती हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ देख लेते हैं कि रेजोनेंस का जो ग्राफ है, अगर आप एक्स एक्सिस पर देखें, एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को दिखाया गया है जबकि वाई एक्सिस पर एम्पलीट्यूड दिखाया गया है। फ़र्ज़ करें तीन चीज़ें आपस में रेजोनेट हो रही हैं, तो तीन चीज़ों की ये फ्रीक्वेंसी जो है वो उनकी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर इन तीनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये पहली लाइन देखें, फ़र्ज़ करें ये एक पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी है, दूसरी फ्रीक्वेंसी की लाइन है, और दूसरा ये दूसरा पेंडुलम है, और ये फिर एक तीसरा पेंडुलम है। जब इन तीनों पेंडुलम्स की और ये पेंडुलम की जो लेंथ है या फ्रीक्वेंसी है ये एक दूसरे के इंटीग्रल मल्टीपल हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी फ़र्ज़ करें f1 है, ये 2f1 है, फिर ये 3f1 है, तो ये एक ख़ास नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ये तीनों ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग वाले ऑब्जेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच करेगी या इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जिसकी वजह से इस ख़ास फ्रीक्वेंसी पर तीनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देखें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इस वाले ग्राफ की है, उसके बाद इस वाले ग्राफ की है, और सबसे कम इस वाले ग्राफ की है। तो एक ही फ्रीक्वेंसी पर ये तीन लाइंस आप बना सकते हैं, और ये तीन लाइंस जो हैं वो तीन डिफरेंट जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज़ ऑब्जेक्ट्स की हैं, लेकिन बशर्ते कि ये नेचुरल फ्रीक्वेंसीज़ एक दूसरे के साथ क्या हों, जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल हों। तो इस ख़ास फ्रीक्वेंसी जिसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, अगर आप उससे कम जाएं या ज़्यादा जाएं आगे की तरफ, तो देखें एम्पलीट्यूड दोनों तरफ डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर ही एम्पलीट्यूड तीनों के लिए क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो टॉपिक हैं रेजोनेंस से रिलेटेड। काइंडली आप इसको अपने जो है वो टेस्ट का हिस्सा बनाएं, इससे आपका टेस्ट होगा, और इसको प्रेजेंटेशन शीट्स के ऊपर आप लोगों ने लिख कर लाना है, और इसी बेस पर आपके जो है वो मार्क्स होंगे, और इसी से आपका टेस्ट बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू यूर क्लास वर्क, डू यूर होम वर्क, और इसके बारे में जितने भी जो हैं वो टॉपिक्स हैं आप उनको काइंडली स्टडी करें, बुक से भी स्टडी करें, इंटरनेट वगैरह को यूज़ करें, और इसको लाजमी देखें। थैंक यू वेरी मच।